बाय संजय ओम इन नाइन्थ केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं। ये चैप्टर के अंदर ये देख सकते हैं कि ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिसे हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और ये वो टॉपिक्स भी हैं जो आपकी केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं। मतलब अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आए तो आपको केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आएगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं और इसी के साथ साथ बहुत कॉन्सेप्शुअल्स भी हैं। तो आपको जो है ज़रा अलर्ट रखिएगा इस चैप्टर के अंदर और कोशिश कीजिएगा कि इसे अच्छे तरीके से समझिए। और लास्ट में हम कैलकुलेशंस करेंगे जो कैलकुलेशंस आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम डिफरेंट लॉज को स्टडी करेंगे। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर या मैटर के अंदर आने वाली चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो जो केमिस्ट थे, जो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, उन्हें हम केमिस्ट कहते हैं। और जितने भी केमिस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन चेंजेस को देखने के लिए। वो ये देखना चाहते थे कि जब एक कोई भी सब्सटेंस या दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो वो कैसे किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं या वो न्यू सब्सटेंस के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए, इन केमिकल चेंजेस को फाइंड करने के लिए कुछ लॉज को देखना पड़ेगा। और उन लॉज को हम जिस कैटेगरी में लेकर आते हैं उस कैटेगरी को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर तकरीबन 4 लॉज हैं जिन लॉज को हम डिस्कस करेंगे। जिसका पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम आज अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। और बाकी के 3 लॉज के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलें देखते हैं कि वो 3 लॉ क्या हैं। तो ये हैं वो बाकी के 3 लॉ, जिसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हम इन तीनों लॉज को बाद में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि जब साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे किसी सब्सटेंस के ऊपर, तो उनका मानना ये था कि मैटर जब मैटर चेंज होता है, कोई भी सब्सटेंस जब चेंज होता है या फिर वो जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जाता है तो उसके मास में कोई फ़र्क नहीं आता। देयर इज़ अ नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के मास के अंदर कोई चेंज नहीं आता। और उन्होंने उसकी एक एग्जांपल दी, बहुत ही इजी एग्जांपल है जो हमारी लाइफ की रूटीन के अंदर मतलब हम नॉर्मली देख रहे होते हैं। शायद ये एग्जांपल आपको आज समझ भी आ जाए, आपने नोट तो ज़रूर किया होगा लेकिन आपको रीज़न नहीं पता होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि जो कोई भी ऐसी चीज़ जो लोहे की होती है या फिर आयरन की होती है उसे जंग लग जाता है। ये जंग क्यों लगता है, ये जंग लगने के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन है, तो ज़रा मैं आपको वो बता दूँ। तो देखें, जब आयरन जो लोहा है वो जब हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीजन आकर उस लोहे के ऊपर बाउंड हो जाती है, चिपक जाती है। और चिपकने के बाद क्या होता है कि वो जो आयरन होता है उस आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। तो मतलब जंग कैसे लगता है, जब लोहे के ऊपर हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन आकर उस लोहे के ऊपर लग जाता है तो ये प्रोसेस रस्टिंग कहलाता है। तो अब खुद सोचें, एक लोहा आपके पास पहले से मौजूद है जिसका कोई ना कोई वज़न है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी कोई ना कोई वज़न है। तो क्या हुआ कि हमारे पास लोहा पहले से मौजूद था, उसके ऊपर जो है आकर ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सीजन का कुछ मास था। जब ये दोनों मिले, इन दोनों का कुछ ना कुछ मास था, तो जब इन दोनों के मिलने से क्या हुआ कि एक नई चीज़ बनी, डैट इज़ रस्टिंग या फिर लोहा। तो उन्होंने ये बताया कि रिएक्शन से पहले जो मास आयरन का था और जो मास ऑक्सीजन का था, कंबाइन होने के बाद दोनों का मास सेम रहा। क्या सेम रहा? जस्ट एग्जांपल सोचें कि एक लोहे की जो रॉड थी वो थी 1 kg की, ठीक है, और ऑक्सीजन जो जाके बाउंड हुआ वो हुआ तकरीबन, आप समझ लें 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब आधा किलो। तो तकरीबन जब दोनों कंबाइन हुए तो हमारे पास कितना हो गया? 10.5 किलो, मतलब 1 kg 500 ग्राम जो है वो रस्टिंग बनी। तो इन्होंने एट लास्ट ये बताया, मतलब इस डेफिनेशन, इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो डेफिनेशन है वो ये थी कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, इनिशियल वेट का मतलब जो शुरू में उन सब्सटेंसेस का जो अब तक रिएक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब आयरन और
ऑक्सीजन, उनका जो वेट था शुरू में इज़ इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। जब वो दोनों कंबाइन हुए और तो कंबाइन होने के बाद जब उनका वेट किया गया तो वो बिल्कुल सेम था। मतलब इनका आम सिंपल ये कहना था कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कोई सब्सटेंसेस जाते हैं तो उनके मास के अंदर, उनके वज़न के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, उनका वज़न वही रहता है जो पहले था, बस कंबाइन हो जाता है दोनों का। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसीलिए इस लॉ को नाम दे दिया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट। और इसी के साथ इन्होंने एक लाइन और भी लिखी, इन्होंने कहा मास इज़ नाइदर क्रिएटेड, ना ही आप वज़न को बना सकते हो ना ही उसे ख़त्म कर सकते हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप किसी भी मास को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो, ना ही मास को बना सकते हो, आप मास को कन्वर्ट करते हो। अब कन्वर्ट कैसे करते हो उसकी एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। उससे पहले ये एक नीचे एग्जांपल है आपकी बुक में जो आपको इस सवाल के साथ लिखनी होती है एग्ज़ाम्स के अंदर। अब इसमें कुछ एग्जांपल, एक तो मैंने आपको बिल्कुल ही नॉर्मल सी एग्जांपल दी जो कि रस्टिंग की दी थी, लेकिन ये वो एग्जांपल है जो आपको अपने एग्ज़ाम में लिखनी है जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है, इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन जो है गैस है जिसका फार्मूला होता है H2 एंड ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन है जिसका फार्मूला होता है O2। कहता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो कहता है इफ़ H2 एंड O2 आर वेट बिफोर द यूनाइट, कहते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वज़न किया गया उन दोनों को मिलाने से पहले, और फिर उसके बाद जब उनको कंबाइन कर दिया गया, उनको मिला दिया गया, और उसके बाद जब उनका वज़न चेक किया तो उन्होंने कहा कि उनका वज़न बिल्कुल सेम था। अब सेम किस तरीके से था, मैं आपको ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिख लिया H2O का एक फार्मूला लिख लिया कि H2 है और O एक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट तो अभी नहीं देने वाला, जस्ट यूँ समझ लें कि H जो है, एक H का वज़न होता है 1 और 2 H का वज़न हो गया 2, तो क्या हो गया, H का मास कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन का मास है 16, जस्ट एग्जांपल। तो इन दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो पहले इसका मास 2 था, इसका 16 था, और कंबाइन होने के बाद ये 18 है। मतलब ना ये कम हुआ ना ही ये बढ़ा, इनिशियल और फाइनल जो वेट है वो इनका सेम रहा। और यही पूरा इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट है या फिर इसकी डेफिनेशन है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो पहले रिएक्ट कर रहे हैं, जब वो फाइनल रिएक्ट कर जाएंगे तो उनका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसी सवाल का एक और पार्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक और पार्ट है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लैंडोट एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है प्रूफ करें। अब जैसे मैंने पीछे जो बताया वो जस्ट एक डेफिनेशन थी और इस डेफिनेशन में एग्जाम्पल थी। अब अगर आपको जस्ट ये पूछा जाए पेपर में, और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि आप प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन दें या फिर लैंडोट एक्सपेरिमेंट को जो है वो डिफ़ाइन करें, तो बेसिकली लैंडोट ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। तो क्या था कि एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था H. लैंडोट। इन्होंने 15 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म किया था और उनको बताया था कि हाँ वाकई ये 15 रिएक्शंस जो हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो उनमें से एक रिएक्शन ये था कि उन्होंने एक ट्यूब ली जो H शेप थी। देखें, ये देखें क्या है, या ये मैं बिल्कुल बुक की लाइन से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ही टुक अ H शेप ट्यूब, इन्होंने एक ट्यूब ली जो कि H शेप की थी, ठीक है। फिर उसके दो पार्ट्स थे, एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, जिसको उन्होंने लिम्स कहा, द फील्ड द टू लिम्स A एंड B विद सिल्वर नाइट्रेट। तो एक केमिकल है जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है AgNO3। उन्होंने क्या किया कि दो लिम्स थे उस H ट्यूब के, एक था A पार्ट, ठीक है, मतलब लिम्स का मतलब समझ लें कॉलम थे, एक था A कॉलम, एक था B कॉलम। और इन्होंने क्या किया कि A कॉलम के अंदर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को फिल किया और B कॉलम जो था उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को फिल किया, ठीक है, इसके अंदर HCl को फिल किया। और फिर उन्होंने क्या किया, द ट्यूब वॉज सील्ड, उन्होंने इस ट्यूब को क्या कर दिया, सील कर दिया, ताकि इसके अंदर का जो भी केमिकल है वो बाहर ना निकल जाए। उसके बाद सील करने के बाद इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से, मतलब इसी तरीके से वर्टिकल पोजीशन में रखा, इसको टेढ़ा वगैरह ना किया, क्योंकि अगर ये इसको थोड़ा सा भी मूव करते तो आप देख सकते हैं ये वाला केमिकल यहाँ से इसके अंदर आ जाता, ये इसके अंदर आ जाता, तो ये रिएक्शन हो जाता। तो इन्होंने बिल्कुल ही वर्टिकल पोजीशन में स्ट्रेट सही तरीके से पकड़ कर इसका क्या किया, वेट किया।
ठीक है, वेट कर लिया, जो भी वेट आया इन्होंने लिख दिया अपने बात। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको इन्वर्ट किया और शेक किया, इस ट्यूब को शेक किया। जब शेक किया तो ये केमिकल यहाँ आया, ये केमिकल यहाँ आया, मतलब ये दोनों केमिकल हो गए मिक्स। जब ये दोनों केमिकल हो गए मिक्स, तो मिक्स होने के बाद एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुई। क्या फॉर्मेशन हुई? ऑन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि आप यूँ समझ लें कि जो आपके पास केमिकल है ना, वो केमिकल बेसिकली बिल्कुल एक हार्ड शेप के अंदर, बिल्कुल हार्ड नहीं लेकिन सेमी सॉलिड शेप के अंदर ना वाइट वाइट क्रिस्टल्स बना देता है, वाइट वाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसको वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर वो कोई और कलर के बनाएंगे तो हम उनको वो कलर दे देंगे। तो इनको जब ऐसे शेक किया गया तो ये पूरी ट्यूब के अंदर का जो केमिकल था उसके ऊपर क्या बन गए? वाइट प्रेसिपिटेट बन गए AgCl के, ठीक है। और जब AgCl के बन गए तो फिर उसने जाकर जब रिएक्शन, ये हो गया एक रिएक्शन, तो उसने जाकर फिर जब लैंडोट ने इस ट्यूब का वेट किया तो वेट जो था वो सेम था। अब रिएक्शन कैसे किया? ये केमिकल इक्वेशन है कि AgNO3 के साथ उसने HCl लिया और इन दोनों को कंबाइन किया, तो इसके बाद दो चीज़ें बनी, नाइट्रिक एसिड एंड इसके साथ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। तो एट लास्ट इन्होंने क्या कहा कि टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी मास थी, जो भी चीज़ें थी, उनका जो मास था बिफोर द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन से पहले जो मास था, इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बाद भी उनका मास सेम ही रहा। और इस चीज़ को अगर हम मज़ीद ये बुक की एग्जांपल्स को नीचे देखकर एक्सप्लेन मैं करूँ आपको, तो इन्होंने कहा कि जितने भी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। जब हम रिएक्शन को करते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि यूरेनियम एक एटम है, जब उनको तोड़ा जाता है, फ्यूजन किया जाता है, ब्रेकअप किया जाता है, तो स्मॉलर एटम्स के अंदर टूटते हैं। तो जब वो टूटते हैं तो उनके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में निकलती है या फिर रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है, लेकिन वो एनर्जी जो निकलती है वो बहुत ही कम होती है, तो उसके मास पे इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता। सो क्या हुआ कि अब यहाँ पे हमने दो बातों को डिस्कस किया, मास और एनर्जी को। इस मास और एनर्जी के बेस पे एक रिलेशनशिप बनाया गया, द लॉस्ट एंड द एनर्जी, द मास दैट इज़ लॉस्ट, जो मास ख़त्म हुआ और उससे हमें जो एनर्जी मिली, इसको एक इक्वेशन का नाम दिया गया EC = mc²। ठीक है, और E = mc² का क्या मतलब है? E फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसे आपने याद रखना है कि 3×10 सेंटीमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है। और ये सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1906 के अंदर बताया था कि जब कोई मास कोई रिएक्शन करता है तो उसके अंदर एनर्जी निकलती है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर निकलती है। और उस एनर्जी को फाइंड आउट करने का उन्होंने एक इक्वेशन दी कि E = mc² के थ्रू आप ये फाइंड कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो उसे फॉलो करते हैं और उनके मास में चेंज आता है, लेकिन वो जो मास के अंदर चेंज आता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इस वजह से अब तक कोई ऐसी टेक्निक हमारे पास नहीं है जिस टेक्निक से हम ये फाइंड कर सकें कि अगर कोई मास जब चेंज होता है, मतलब जब रिएक्शन करता है, तो उसके अंदर जो चेंज आता है मास का वो कितना होता है। तो ऐसी कोई टेक्निक हमारे पास नहीं है। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अब तक वैलिड है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम किसी भी रिएक्शन को जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर मास तो चेंज होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, जिसे हम किसी टेक्निक के थ्रू नहीं देख सकते। तो आफ्टर ऑल क्या बात रही कि देयर इज़ अ नो डिटेक्टेबल गेन एंड लॉस ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन के अंदर मास के लॉस या गेन को इतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कम होता है। तो हम इन शॉर्ट ये कह देते हैं कि रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद जो मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो सेम होता है, केमिकल चेंज का जो मास होता है वो सेम रहता है। तो आई होप कि आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली जो डिटेल है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछें, मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे पूछें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।